माइन फोरमन सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी परीक्षा का सिलेबस 3 भागों में बटा हुआ है। पहला पोर्शन है जनरल सेफ्टी एंड लेजिस्लेशन, दूसरा है मेथड ऑफ वर्किंग, तीसरा है एलिमेंट्स ऑफ माइनिंग मशीनरी। इस वीडियो लेक्चर में हम जनरल सेफ्टी एंड लेजिस्लेशन की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें हमने देखा है कि जो मेटलीफेरस माइंस रेगुलेशंस होती हैं वो हमारे लिए एक अहम पुस्तिका है, अहम एक रेगुलेशन है जिसके अंतर्गत दिया हुआ होता है कि हम माइंस का कार्य किस प्रकार कर सकते हैं। तो मेटलीफेरस माइंस रेगुलेशन 1961 जैसा कि आप जानते हैं उसका पूरा नाम है मेटलीफेरस माइंस रेगुलेशंस 1961। यह जो MMR है इसे GSR कहते हैं, जिसे जनरल स्टैट्यूटरी रूल्स, उसके द्वारा गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश किया गया था 18 अक्टूबर 1960 में। और जैसा कि आप जानते हैं कि सेक्शन 57 के अंतर्गत केंद्र सरकार को यह पावर दी गई है कि वे किसी भी माइंस के लिए हमारी भारत देश में जो विभिन्न खदानें हैं उनके लिए नियम बना सकते हैं, उसके तहत ही इन्होंने नियम बनाए हुए। अब ये जो मेटलीफेरस माइंस रेगुलेशंस की पुस्तिका है इसमें कुल 17 चैप्टर्स है एंड 196 रेगुलेशंस है। अब इसमें से हम हमारे लिए हमारी फोरमन परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण रेगुलेशंस होंगे, जो कानूनी प्रावधान होंगे, उनके बारे में हम देखेंगे। यूँ तो पहला जो चैप्टर है इसमें वो प्रिलिमिनरी होता है, उसमें दिया हुआ रहता है कि ये जो कानून की पुस्तक है उसका क्या नाम होगा, और फिर उसमें कुछ परिभाषाएं होती हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। हर फील्ड की, हर क्षेत्र की, हर इंडस्ट्री की अपनी एक भाषा होती है, अपनी एक लैंग्वेज होती है। चूँकि हम अभी मेटलीफेरस माइंस से जुड़ने वाले हैं और मेटलीफेरस माइंस के फोरमन की हैसियत से हम इस परीक्षा को फोरमन की हैसियत से आगे कार्य करने की दृष्टि से ये परीक्षा हम दे रहे हैं, तो हमें ये जानना होगा कि ये मेटलीफेरस माइंस में किस शब्द का अर्थ क्या होता है, उसे कहते हैं डेफिनेशंस। अब ये डेफिनेशंस की बात अगर करें तो हम प्रारंभ कर सकते हैं एक डेफिनेशन से जिसे कहते हैं एजेंट। अब एजेंट की परिभाषा इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि आम तौर पर हम अगर एजेंट कहेंगे तो विभिन्न दुकानों में, विभिन्न व्यवसायों में, विभिन्न व्यापारों में एजेंट का अर्थ कुछ भिन्न होता है, लेकिन हमारी माइंस में एजेंट का अर्थ जो है उसकी जो परिभाषा दी हुई है उसे कहा गया है एजेंट। ये माइंस एक्ट में दी हुई परिभाषा है। एजेंट व्हेन यूज्ड इन रिलेशन टू ए माइन मीन्स एवरी पर्सन वेदर अपॉइंटेड एज सच और नॉट who acting or purporting to act on behalf of the owner takes part in the management, control, supervision or direction of the mine or any part thereof। ये परिभाषा मैंने इसलिए आपको समझाने की मुझे आवश्यकता महसूस हुई क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग अभी स्टोन क्वेरी में कार्य कर रहे होंगे। इस स्टोन क्वेरी में आप फोरमन सर्टिफिकेट मिलने के बाद मैनेजर की हैसियत से कार्य करेंगे। अब कई बार ऐसा प्रसंग आता है कि ओनर की तरफ से, मतलब ऑन बिहाफ ऑफ द ओनर, या तो वो ओनर का रिश्तेदार हो या कोई ओनर का मुनीम जी हो या ओनर का कोई करीबी हो, तो वो आकर के अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई खान के कार्य से संबंधित कोई दिशा निर्देश देता है तो चाहे उसे एजेंट की हैसियत से अपॉइंट किया गया हो अथवा न हो, वो कानून की परिभाषा में एजेंट के दायरे में आता है। ये इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि कोई भी नियम जो है, हम जो जितने भी नियम हम पढ़ रहे हैं, आपने भी मेटलीफेरस माइंस रेगुलेशंस पढ़ी होगी या DGMS के सर्कुलर्स भी पढ़े होंगे, तो सारे के सारे सर्कुलर्स किसे एड्रेस किए होते हैं? ओनर, एजेंट और मैनेजर। तो इसका अर्थ ये हुआ जो भी व्यक्ति ओनर की बिहाफ में अगर माइंस के किसी भी कार्य से संबंधित मैनेजमेंट, कंट्रोल, सुपरविजन या डायरेक्शन की दृष्टि से कोई हिदायतें देता है तो वह एजेंट कहलाता है, और उसे हमारी मेटलीफेरस माइंस रेगुलेशन में या हमारे सर्कुलर्स में जो भी ओनर, एजेंट, मैनेजर के लिए निर्देश लागू होते हैं वो सारों का पालन करना जरूरी होता है। अब मैनेजर की बात करें, जैसे एजेंट के लिए तो कह दिया कि वो अपॉइंट किया हुआ हो अथवा किया हुआ ना हो, तो मैनेजर के लिए वैसा नहीं है। मैनेजर की परिभाषा ये होती है, चूँकि आप मैनेजर बनने वाले हैं इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपको बता दिया जाए। मैनेजर मीन्स ए पर्सन पोजेसिंग द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशंस। मैनेजर के लिए प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन का प्रावधान है, जबकि एजेंट के लिए ऐसा नहीं है।
एजेंट कोई भी व्यक्ति हो सकता है, ओनर का बेटा भी इस दृष्टि से एजेंट का आकर के कार्य कर सकता है, या ओनर का कोई मुनीम जी भी एजेंट का कार्य कर सकता है, इसलिए क्योंकि उसमें क्वालिफिकेशन का जिक्र नहीं है। लेकिन मैनेजर के लिए है। मैनेजर मीन्स ए पर्सन पोजेसिंग द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, वो हम बताएंगे आपको क्या प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन होते हैं, एंड अपॉइंटेड इन राइटिंग, उससे लिखित रूप में ओनर अथवा एजेंट को नियुक्त करना होगा। मतलब he will be, manager is a person who has been appointed by the owner or agent to be in charge of the mine under this act रेगुलेशन जो भी होते हैं, तो उस माइंस की इंचार्ज के हैसियत से उसे नियुक्त किया जाएगा। और एक और प्रावधान उन्होंने दिया है कि अगर सेक्शन 17 के अंतर्गत नियुक्त होता है माइन सुपरिंटेंडेंट, तो वो भी माइन मैनेजर कहला सकता है। फिर और एक हमें जानना जरूरी है, हम फेस कहते हैं, हमारी माइनिंग की भाषा में फेस आप देखते हैं, तो फेस का भी, ये भी हमारे लिए परीक्षा में MCQ का प्रश्न बन सकता है, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। फेस मीन्स द मूविंग फ्रंट ऑफ एनी वर्किंग प्लेस, और ये इन बाय एंड ऑफ एनी ड्राइव लेवल क्रॉस कट रेज और विंज आप नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा, क्योंकि ये अंडरग्राउंड माइंस के लिए लागू होता है। लेकिन हमारे लिए मूविंग फ्रंट ऑफ एनी वर्किंग प्लेस इज नोन एज फेस, ये हमें अच्छी तरह ध्यान रखना होगा, जिसे हम फेस कहते हैं। तो परिभाषा के अंतर्गत उसे कहते हैं मूविंग फ्रंट ऑफ एनी वर्किंग प्लेस। फिर मटेरियल की भी परिभाषा दी हुई कि जो भी जिक्र यहाँ मटेरियल का आएगा, मटेरियल शैल बी स्टोर्ड इन ए प्रॉपर वे, ऐसा अगर रेगुलेशन में दिया हुआ है आपको मिलेगा उसका जिक्र कि मटेरियल जब भी हम स्टोर करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो खुद ब खुद लुढ़क न जाए और किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो। तो ये जो मटेरियल होता है इसमें क्या आता है वो भी परिभाषा में क्लियर किया हुआ है। मटेरियल इंक्लूड्स रॉक, डेब्री, स्टोन, मिनरल ओर और एनी अदर मटेरियल। फिर मेटलीफेरस माइंस, जैसा आप जानते हैं कि मेटलीफेरस माइंस कौन सी माइंस होती हैं जिसके अंतर्गत हम ये परीक्षा दे रहे हैं, एवरी माइन अदर देन ए कोल और एन ऑयल माइन। इसका अर्थ ये हुआ कि डायमेंशन स्टोन हो, स्टोन क्वेरी हो, मैग्नीज माइन हो, लाइम स्टोन हो, कॉपर हो, जो भी हो, अन्य अलावा मतलब कोल तथा ऑयल के अलावा जो भी मिनरल निकाला जाता है वो सारा धात्विक खान में आता है, मेटलीफेरस माइंस में आता है, ये हमें ध्यान रखना होगा। माइन फोरमन की भी परिभाषा है। हम जो अभी परीक्षा दे रहे हैं माइन फोरमन कॉम्पिटेंसी की, तो ये माइन फोरमन कौन होता है? तो कानून की किताब में क्या लिखा हुआ है? माइन फोरमन मीन्स ए पर्सन पोजेसिंग ए मैनेजर्स और फोरमन सर्टिफिकेट। उसके पास या तो सेकंड क्लास मैनेजर का सर्टिफिकेट होगा, फर्स्ट क्लास मैनेजर का सर्टिफिकेट होगा, या कम से कम फोरमन की सर्टिफिकेट होगी, और उसे मैनेजर द्वारा, जैसे मैनेजर को ओनर अथवा एजेंट ने नियुक्त किया, एजेंट किसी ने कोई नियुक्त करना ज़रूरी नहीं है, ओनर करते हैं नहीं नियुक्त, लेकिन ज़रूरी नहीं है अपॉइंट हो या ना हो। तो मैनेजर फोरमन ऐसा व्यक्ति है जिसे मैनेजर द्वारा लिखित रूप में अपॉइंट किया गया है, चाहे उसे कोई भी डिजिग्नेशन दिया गया हो, लेकिन वो जो ड्यूटीज़ उसे सौंपी गई है वो है ड्यूटीज़ ऑफ सुपरविजन एंड कंट्रोल इन ए माइन और पार्ट देयर ऑफ। किसी पूरे माइन का भी उसे बनाया जा सकता है या किसी एक विशिष्ट पार्ट का भी उसे फोरमन बनाया जा सकता है। और इसमें लिखा है इंक्लूड्स ए शिफ्ट बॉस। अगर शिफ्ट बॉस करके कुछ माइंस में डिसिग्नेशन देते हैं तो वो भी फोरमन की ही दायरे में आता है। फिर माइनिंग मेट की भी परिभाषा दी हुई है। माइनिंग मेट कौन होता है? मीन्स ए पर्सन पोजेसिंग ए मैनेजर्स, फोरमन्स और मेट्स सर्टिफिकेट। मतलब हमारे पास अगर मैनेजर्स की सर्टिफिकेट है फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, फोरमन सर्टिफिकेट है और मेट सर्टिफिकेट है, तो मेट सर्टिफिकेट के लिए से हायर क्वालिफिकेशन वाला भी माइनिंग मेट का कार्य कर सकता है। उसी प्रकार मैनेजर सर्टिफिकेट वाला भी फोरमन का कार्य कर सकता है, लेकिन कम से कम उसका जो योग्यता होगी, कम से कम जो उसका क्वालिफिकेशन होगा वो होगा फोरमन सर्टिफिकेट का। और इसमें भी माइनिंग मेट के लिए बोला गया है कि अगर ओवरसियर या हेड मिस्त्री के नाम से उनको डेसिग्नेशन देकर नियुक्त किया है तो वो भी माइनिंग मेट कहलाएगा। फिर मिसफायर की परिभाषा हमें देखनी जरूरी है क्योंकि ये प्रश्न आएगा, MCQs में आ सकता है। मिसफायर मीन्स द फेलियर टू एक्सप्लोड ऑफ एन एंटायर चार्ज ऑफ एक्सप्लोजिव्स इन ए शॉर्ट होल। शॉर्ट होल आप जानते हैं कौन से होते हैं? शॉर्ट होल किसे कहते हैं? शॉर्ट होल वो होते हैं जिनमें बारूद भर करके ब्लास्ट किया जाता है, उसे कहते हैं शॉर्ट होल। तो इस शॉर्ट होल में अगर हमने जो बारूद भरी है उस बारूद का पूरा के पूरा चार्ज, एंटायर चार्ज अगर ब्लास्ट नहीं होता है उस पर्टिकुलर होल में का,
तो वह मिसफायर होल कहलाता है। अब एक इसमें परिभाषा आती है कॉम्पिटेंट पर्सन की। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे सिलेबस में ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन, वर्कर्स एम्प्लॉयड इन माइंस, ऑफिशियल्स, वो सारी चीज़ें दी हुई है। तो हम ये तो जानें कि कॉम्पिटेंट पर्सन कौन होता है। कॉम्पिटेंट पर्सन की परिभाषा में ये लिखा हुआ है कि ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 20 वर्ष से कम नहीं होगी, 20 ईयर्स से कम नहीं होगी, और जिसे मैनेजर द्वारा लिखित में अपॉइंट किया जाएगा। A person who is not less than 20 years of age and who has been appointed in writing by the manager to supervise or perform। इसको देखिए, जैसे हमने माइनिंग मेट और फोरमैन की बात देखी थी तो उसमें सुपरविजन की बात आई थी, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो सुपरवाइज और परफॉर्म और सुपरवाइज द ऑपरेशन ऑफ मशीनरी, प्लांट और इक्विपमेंट, ऐसा करके इसमें दिया हुआ है। तो ये कॉम्पिटेंट पर्सन कहलाता है। हमें जानना होगा अच्छी तरह की कॉम्पिटेंट पर्सन कौन होता है, जो किसी कार्य को सुपरवाइज करने के लिए, किसी कार्य को करने के लिए, या किसी मशीनरी के संचालन को सुपरवाइज करने के लिए नियुक्त किया गया हो, जो अपनी कार्य के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। इसका अर्थ क्या होता है, अगर कॉम्पिटेंट पर्सन करके आपने किसी को नियुक्त कर दिया है तो उसे किसी और सुपरवाइज़र का इंतज़ार नहीं करना होगा अपना कार्य करने के लिए। अगर उदाहरण के लिए अगर पंप ऑपरेटर की बात करते तो पंप ऑपरेटर भी कॉम्पिटेंट पर्सन होता है। अगर पंप ऑपरेटर करके किसी को नियुक्त किया गया है तो उसे जाकर के पंप चलाना है, वो सुपरवाइज़र का इंतज़ार नहीं करते रहेगा कि सुपरवाइज़र कब आएगा और मुझे कब बताएगा। सो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्यूटीज़ असाइंड टू हिम, नहीं करेगा तो उसको जवाबदेही होगा, उसे जवाब देना पड़ेगा। और इंक्लूड से ब्लास्टर को भी कॉम्पिटेंट पर्सन में लिया जाता है। फिर एक ऑफिशियल करके परिभाषा है, उसको भी हमको जानना जरूरी है। ऑफिशियल कौन होता है, ऑफिशियल है ओनर, एजेंट और अथवा मैनेजर ने लिखित में जिसे अपॉइंट किया गया हो फॉर द सेक ऑफ ड्यूटीज ऑफ सुपरविजन। अब माइन फोरमैन भी सुपरविजन के ही लिए नियुक्त होता है, ओनर एजेंट मैनेजर द्वारा नियुक्त किया हुआ रहता है। लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि जो ऑफिशियल होता है ये ज़रूरी नहीं है कि उसके पास कोई अर्हता हो, कोई कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट हो, ये ज़रूरी नहीं है। सो बिकॉज प्लांट फोरमैन हो या और सर्वेयर हो, या सर्वेयर के पास तो कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर मैकेनिकल इंजीनियर हो या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो तो इन्हें कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती है। इन्हें ऑफिशियल के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है ड्यूटीज़ ऑफ सुपरविजन के लिए। और असिस्टेंट मैनेजर, अंडरग्राउंड मैनेजर, माइन फोरमैन, माइनिंग मेट, इंजीनियर एंड सर्वेयर, ये भी इसमें इंक्लूडेड हैं। अन्य लोगों के अलावा ये भी लोग इसमें इंक्लूडेड हैं, जो कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट होल्डर तो है ही, लेकिन ये ऑफिशियल भी है। देन जो अब अगर हम बात करें कि ऑफिशियल की हमने परिभाषा तो जान ली, अब ऑफिशियल की परिभाषा जानने के बाद किस प्रकार का प्रश्न आ सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की एग्जामिनेशन है, इसमें कैसा प्रश्न आ सकता है, हु अमंग द फॉलोइंग इज एन ऑफिशियल। हमें इसलिए अभी ठीक है आप लोगों ने आग्रह किया इसलिए हम लोग हिंदी भाषा में इसको ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, लेकिन हमारी जब परीक्षा अंग्रेजी में होगी तो हमें प्रश्न की भाषा को और प्रश्नों को बहुत अच्छी तरह समझना होगा। हु अमंग्स द फॉलोइंग इज एन ऑफिशियल पूछा गया, मतलब जो नीचे में लिस्ट दी गई है इनमें से कौन कौन ऑफिशियल है। अब उन्होंने क्या दिए हैं ऑप्शन ए दिया है डंपर ऑपरेटर, ऑप्शन बी दिया है शॉवेल ऑपरेटर, ऑप्शन सी दिया है पंप ऑपरेटर, ऑप्शन डी दिया है प्लांट फोरमैन एंड ऑप्शन ई दिया है ऑल ऑफ दीज। तो हम जानते हैं कि इनमें सुपरविजन का कार्य करने के लिए जो ऑफिशियल नियुक्त हुआ है वो प्लांट फोरमैन हम बोल सकते हैं कि इसे ऑफिशियल की इसमें लिया जा सकता है। बाकी डंपर ऑपरेटर है, शॉवेल ऑपरेटर है, पंप ऑपरेटर है, इन्हें हम निश्चित रूप से कॉम्पिटेंट पर्सन कह सकते हैं, सक्षम व्यक्ति कह सकते हैं, लेकिन ऑफिशियल हम नहीं कह सकते हैं। हु अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्पिटेंट पर्सन। और एक उदाहरण लेते हैं, अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है हु अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्पिटेंट पर्सन, इनमें से कौन सक्षम व्यक्ति नहीं है, तो ब्लास्टर हम जानते हैं कि सक्षम व्यक्ति है, कानून की किताब में हमने पढ़ा है। इलेक्ट्रिशियन भी सक्षम व्यक्ति है, मैगजीन इंचार्ज भी सक्षम व्यक्ति है, अटेंडेंस क्लर्क भी सक्षम व्यक्ति है। हम जब देखते हैं ऑप्शंस में, अरे तो चारों ऑप्शन में चारों लोग तो सक्षम व्यक्ति, और ये पूछ रहे हैं कि सक्षम व्यक्ति कौन नहीं है, तो इसका उत्तर आएगा कि ऊपर इन दिए हुए लिस्ट में से कोई भी नहीं, सो नन ऑफ दिस। तो इस तरह आपको ऑप्शन बहुत अच्छी तरह चुनना पड़ेगा।
अगर आप प्रश्न की भाषा नहीं समझे और ऑप्शंस को आपने नहीं समझे तो आपका ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा और आपको मार्क्स नहीं मिलेगा और हो सकता है नहीं जानते हम अगर नेगेटिव मार्किंग होगी तो। फिर और एक प्रश्न आ सकता है जो सिंपल प्रश्न है, द मिनिमम एज फॉर ए पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज ए कॉम्पिटेंट पर्सन। हमने देखा ना कॉम्पिटेंट पर्सन की परिभाषा में कुछ दिया था ना उन्होंने, कम से कम इतनी उम्र होनी चाहिए, इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है। तो हम जानते हैं कि कॉम्पिटेंट पर्सन के लिए कम से कम उम्र जो है वो 20 वर्ष की होनी चाहिए। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस देखते हैं, जिसमें एक परिभाषा है रिवर की जो रेगुलेशंस में दी हुई है। रिवर का अर्थ ये होता है नदी, लेकिन अगर कानून की परिभाषा अगर हम देखें, मेटलिफेरस माइंस रेगुलेशंस की परिभाषा देखें तो हमें इस परिभाषा को बहुत अच्छी तरह समझना होगा। इसमें लिखा हुआ है रिवर स्ट्रीम और करंट ऑफ वाटर वेदर सीजनल और पेरेनियल। हमारी माइंड्स में कई बार हमने देखा है कि कोई कोई मौसमी नाले होते हैं, तो कानून की परिभाषा में वो मौसमी नाले भी नदी कहलाते हैं। अब ये नदी की परिभाषा हमें जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि आगे आप जब देखेंगे कि हमें प्रिकॉशंस अगेंस्ट इनंडेशन में रिवर के आपको इतने इतने दूर आपको रहना है और ये सावधानियां बरतनी है, रिवर के पानी का स्तर इतना बढ़ जाएगा तो आपको आदमियों को निकाल लेना है वगैरह वगैरह प्रावधान है। तो ये रिवर क्या है? तो ये हर चीज़ रिवर है। फिर इसमें और एक जिक्र आता है कि उसकी जो किनारे रहेंगे, बैंक्स रहेंगे, वो बैंक शैल बी एक्सटेंडिंग अप टू दी HFL इंक्लूडेड, हाईएस्ट फ्लड लेवल। तो हाईएस्ट फ्लड लेवल भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। हाईएस्ट फ्लड लेवल का अर्थ ये होता है कि जो भी आपकी माइंस के नज़दीक वाला कोई नाला हो, रिवर हो, तालाब हो या कोई भी पानी का स्रोत हो जो आपकी माइंस के सबसे करीब हैं, उस नाले के स्रोत में इससे पहले सर्वाधिक पानी का स्तर कितना ऊंचा गया था जब बाढ़ आई थी। आप जानते हैं कि फ्लड का अर्थ होता है बाढ़। तो इसमें पूछा गया है, बोला गया है कि हाईएस्ट फ्लड लेवल मतलब जब बाढ़ आई थी, जब भी बाढ़ आई होगी तो किस बाढ़ में सबसे ऊंची लेवल उसने टच करी थी। तो हमें ये मानकर चलना पड़ेगा हमारी खान की सुरक्षा के लिए, हमारे खान में पानी न घुसे करके, कि इस लेवल तक अगर कभी पानी गया हुआ था इस नदी का, नाले का, तो ये कभी भी जा सकता है। तो हमें थोड़ी उसकी सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो ये होती है हाईएस्ट फ्लड लेवल। अब इसमें भी एक हाथ प्रश्न आ सकता है, हाईएस्ट फ्लड लेवल ऑफ एन एरिया मीन्स, इस टाइप का अगर आया तो वो ऑप्शन दे सकते हैं, दी हाईएस्ट लेवल ऑफ वाटर इन द रिवर ड्यूरिंग लास्ट मानसून, पिछली जो बारिश थी उसमें जो था वो, दी हाईएस्ट लेवल ऑफ वाटर इन द रिवर ड्यूरिंग लास्ट 10 ईयर्स, दी हाईएस्ट लेवल ऑफ वाटर इन द रिवर ड्यूरिंग लास्ट 100 ईयर्स, दी हाईएस्ट लेवल ऑफ वाटर इन द रिवर एवर रीच्ड। तो हमें बहुत अच्छी तरह सूझबूझ के साथ ये ध्यान रखना है कि हाईएस्ट फ्लड लेवल का अर्थ ये नहीं है कि पिछले वर्ष कितनी लेवल ऊंची हुई थी या 10 साल पहले या 100 साल पहले। कभी भी, जब कभी भी सबसे ऊंची लेवल जो गई होगी, चाहे वो 100 साल पहले गई हो, 500 साल पहले गई हो या कितने भी साल पहले गई हो, उसे हम HFL मानते हैं। तो हमें करेक्ट ऑप्शन D चुनना पड़ेगा। फिर और एक सवाल जो आने वाला है हमको MCQs में जो आ सकता है, मतलब ये मैं इसलिए आपको कल्पना दे रहा हूँ कि हम जो भी पढ़ाई करेंगे उस पढ़ाई के दौरान हमारा टारगेट है कि परीक्षा में हमें सफल होना है, परीक्षा में हमें पूरे पूरे अंक मिलने चाहिए। उस दृष्टि से हम जब भी पढ़ाई करते हैं, जब भी कोई भी चीज़ की जानकारी हासिल करते हैं, तुरंत हमारे दिमाग में आना चाहिए कि ये जो हमने जानकारी हासिल की, इससे रिलेटेड प्रश्न क्या उत्पन्न हो सकते हैं। नाउ पार्ट ऑफ ए शॉर्ट होल रिमेनिंग आफ्टर बीइंग चार्ज्ड विद एक्सप्लोजिव्स एंड ब्लास्टेड इज नोन एज। अब इसका अर्थ है पार्ट ऑफ ए शॉर्ट होल। नाउ यू नो व्हाट इज ए शॉर्ट होल। शॉर्ट होल इज ए होल वेयर इन एक्सप्लोजिव इज filled and it is blasted. So now part of a short hole is remaining after being charged with explosives and blasted. After blasting the hole, some portion of that short hole remained. वो पूरी की पूरी तरह टूट नहीं गया, थोड़ा सा उसमें भाग छूट गया होल का, तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं, सॉकेट, मिसफायर, ब्लोन आउट, ब्लास्ट होल, नन ऑफ दिस। आप जानते हैं कि उसे सॉकेट कहते हैं, क्योंकि मिसफायर कौन सा होता है? जब उस समय में उसमें भरी हुई बारूद पूरी की पूरी तरह वैसी ही रहेगी और ब्लास्ट नहीं हुई, उसे मिसफायर कहते हैं। ब्लोन आउट क्या होता है? ब्लोन आउट का अर्थ ये होता है कि जो भी हमने बारूद डाली थी वह बारूद पूरी की पूरी बाहर हो गई और होल पूरा का पूरा वैसे ही रह गया।
तो उसे ब्लोन आउट कहते हैं। देन ब्लास्ट होल, तो आप जानती हैं ब्लास्ट होल क्या होता है। तो इसमें हम बोलेंगे कि शॉर्ट होल, पार्ट ऑफ ए शॉर्ट होल रिमेनिंग आफ्टर बीइंग चार्ज विद एक्सप्लोजन एंड ब्लास्टेड इज नोन एज सॉकेट। फिर एक परिभाषा है वर्किंग प्लेस की। ये हमें क्यों जानना है? क्योंकि फोरमैन की ड्यूटी में दिया हुआ है कि ही शैल विजिट एवरी वर्किंग प्लेस। तो वर्किंग प्लेस क्या होती है, यही अगर मालूम नहीं रहेगी तो हम कैसे जानेंगे कि हमें क्या क्या देखना है। सो वर्किंग प्लेस अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इज एनी प्लेस टू विच एनी पर्सन हैज लॉफुल एक्सेस। लॉफुल एक्सेस का अर्थ क्या होता है? उसे कानूनी अधिकार है उस क्षेत्र में प्रवेश करने का, ठीक है, तो उसे कहते हैं वर्किंग प्लेस। तो हमें ध्यान रखना होगा कि हम हमारे वर्कर्स को जब नियुक्त करते हैं किसी भी माइंस में, तो कहाँ कहाँ जाने का हम उसे परमिशन देते हैं, कहाँ कहाँ जाने के लिए। अगर समझ लीजिए आपकी माइंस में उसे कार्य क्षेत्र में बोला गया है कि आप यहाँ पर इस हॉल रोड के ऊपर आपको पानी सिंचन करना है, चाहे आपने पंप्स लगाए हो, स्प्रिंकलर लगाए हो, या जो भी कार्य किसी वर्कर को आपने दिया है, तो इसका अर्थ क्या हो गया? उसे उस कार्य क्षेत्र में प्रवेशित करने का अधिकार प्राप्त हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार वर्किंग प्लेस, अब वर्किंग प्लेस इसलिए उसको महत्व आता है कि किसी भी व्यक्ति को कार्य के दौरान उसकी वर्किंग प्लेस में कोई चोट आती है तो उसकी जिम्मेदारी सुपरवाइज़र की रहेगी। सुपरवाइज़र को ये ध्यान रखना है कि जो भी वर्किंग प्लेस है, मतलब जहाँ भी उस वर्कर को जाने के लिए अधिकार दिया हुआ है, उसे कानूनी अधिकार है, उस सारे क्षेत्र को हमें सुरक्षित रखना है। अब आगे आप देखिए, अगर इस विषय में ऐसा अगर प्रश्न आता है कि बाय डेफिनेशन, परिभाषा के अनुसार, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्किंग प्लेस। अगर ऐसा पूछा जाए कि बाय डेफिनेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्किंग प्लेस, और ऑप्शन देते हैं कि कैंटीन, रेस्ट शेल्टर, ओवरबर्डन डंप, फर्स्ट एड स्टेशन, नन ऑफ दीज, ऐसे अगर ऑप्शंस आते हैं तो हमको एक एक ऑप्शन को चुनना पड़ेगा। जब भी हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का आंसर लिखते हैं, इस प्रकार का प्रश्न आता है, तो हमें पहले सोचना होगा कैंटीन। वर्किंग प्लेस की एक तो हमें जो डेफिनेशन हमने जो पढ़ी है उसे याद करना होगा कि उसकी डेफिनेशन है कि जहाँ जाने का अधिकार, कानूनी अधिकार कामगार को है। क्या कैंटीन में जाने का अधिकार है? बिल्कुल है। रेस्ट शेल्टर में जाने का अधिकार है? बिल्कुल है। ओवरबर्डन डंप में जाने का अधिकार है? बिल्कुल है, उसे कार्य दिया गया। फर्स्ट एड स्टेशन में जाने का अधिकार है? बिल्कुल है। तो हम क्या देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्किंग प्लेस, इनमें से कौन सा वर्किंग प्लेस नहीं है, तो हम देखते हैं कि ये तो सभी वर्किंग प्लेस है, तो हमें ऑप्शन चुनना पड़ेगा नन ऑफ दीज। तो बहुत अच्छी तरह सूझबूझ के साथ कोई भी पढ़ाई कीजिए, किसी भी चीज़ को बहुत अच्छी तरह कंसेप्ट अपने क्लियर करवा लीजिए, तो ही आपको किसी भी प्रकार का ऐसा पेचीदा प्रश्न कंफ्यूज नहीं करेगा। रेगुलेशन नंबर 3 है नोटिस ऑफ ओपनिंग। ये नोटिस ऑफ ओपनिंग इसलिए ज़रूरी है आपको जानना कि कुछ लोग, आप लोगों में से अगर कल को परमिट मैनेजर बनते हैं, तो स्टोन क्वेरी के परमिट मैनेजर बनने के बाद वो माइन है, अगर वो माइन है तो उसकी नोटिस ऑफ ओपनिंग आपको देनी पड़ेगी एज ए परमिट मैनेजर की हैसियत से। तो ये देनी पड़ती है फॉर्म 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल में। और ये जो नोटिस हम देते हैं, उस नोटिस के साथ हमें क्या क्या देना होता है? एक तो पहले आप जान लीजिए कि माइंस एक्ट के अंतर्गत 30 डेज बिफोर, आप जब भी सोच रहे हैं कि आप माइंस शुरू करने वाले हैं, उसके 30 दिन पहले आपको सूचित करना होगा। चीफ इंस्पेक्टर को, रीजनल इंस्पेक्टर को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आपको लिखित में सूचित करना पड़ेगा। और जब आपकी माइंस ओपन होने वाली हैं, आप करना चाहते हैं, तो वो जो आप नोटिस देंगे 30 दिन पूर्व जो देंगे, वो फॉर्म 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल में देंगे। उसमें प्लान शोइंग बाउंड्रीज ऑफ द माइन रहेगी। ये बाउंड्रीज इसलिए इम्पॉर्टेंट होती है, दो चीज़ों को ध्यान रखिएगा। एक होती है बाउंड्री ऑफ द माइन, एक होती है लीज बाउंड्री। लीज बाउंड्री वो होती है जो लीज आपको राज्य सरकार द्वारा या जो भी है, जिस अथॉरिटी ने, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ने दी है लीज, वो दी जाती है मिनरल कंसेशन रूल्स के अंतर्गत। और जो माइन बाउंड्री होती है उसको निश्चित करता है माइन मैनेजर। माइन मैनेजर तय करेगा कि मेरे माइन का परिक्षेत्र कितना होगा, बाउंड्री क्या होगी। तो वो जो प्लान हम सबमिट करेंगे उसमें माइन बाउंड्रीज दिखानी होगी आपको। और अगर अंडरग्राउंड माइंस है तो शाफ्ट ओपनिंग्स, फिर ट्राई जंक्शंस और रेवेन्यू पिलर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो ट्राई जंक्शंस या रेवेन्यू पिलर्स होते हैं, ये जो हमारा एक सर्वे ऑफ इंडिया का मैप होता है, प्लान होता है,
वो नक्शा और आपके पटवारी का नक्शा, ये दोनों का मेल कराता है। ये ट्राई जंक्शन पॉइंट्स उसमें दिखाने ज़रूरी हैं। फिर अगर कोई बाउंड्री किसी भी माइंस की आपने पहले नोटिस दे दी थी, माइंस शुरू भी हो गई, फिर कुछ आपने माइंस की बाउंड्री बदल दी है, माइन का कार्य बढ़ गया आगे, तो आपको जैसे भी चेंज ऑफ बाउंड्री होगी तो आपको 7 दिनों के अंदर उस चेंज्ड बाउंड्री का नक्शा और सारी सूचना आपको रीजनल इंस्पेक्टर, चीफ इंस्पेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देनी पड़ेगी। और जैसे ही आपने पहले तो 30 दिन पहले नोटिस दी थी, फिर जैसे ही आपकी माइंस ओपन हो जाएगी तो आपकी माइंस ओपन होने के तुरंत बाद आपको सूचित करना होगा कि इस तारीख से मेरी माइंस शुरू हो गई है। अब हम रेगुलेशन 5 की बात करते हैं, एनुअल रिटर्न की। ये एनुअल रिटर्न भी आपको इसलिए बता रहा हूँ मैं कि अगर आप में से कोई लोग जो परमिट मैनेजर बनते हैं फोरमन सर्टिफिकेट मिलने के बाद, तो उनको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। रेगुलेशन 5 में दिया गया है एनुअल रिटर्न। अब ये एनुअल रिटर्न ऑनलाइन हो गया है। इस एनुअल रिटर्न को ऑन और बिफोर 1st डे ऑफ फरवरी इन एवरी ईयर देना पड़ सकता है। अब हो सकता है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि परीक्षा की दृष्टि से भी मेरे मन में ऐसा है कि डीजीएमएस तो जानती है कि जिसे हम फॉर्मल सर्टिफिकेट देंगे, हो सकता है कि वो किसी न किसी माइंस का मैनेजर बन जाए, कि स्टोन कैरी का मैनेजर बन जाए, तो क्या उसे ये चीज़ें मालूम है या नहीं। अगर ऐसा पूछ लिया तो हमको तैयार रहना चाहिए। सो एनुअल रिटर्न ऑन और बिफोर 1st डे ऑफ फरवरी इन एवरी ईयर हमको देना है। इस एनुअल रिटर्न में अगर आपको एनुअल रिटर्न की जानकारी है अथवा नहीं, ये जानने के लिए एग्जामिनर हो सकता है आपको कुछ शॉर्ट फॉर्म पूछ ले। LIN आप सभी जानते हैं कि हर माइंस को एक स्पेसिफिक लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर अभी दिया गया है। आप जहां कार्य कर रहे हैं उस माइंस को भी एक लेबर आइडेंटिफिकेशन LIN दिया हुआ है। देन NIC होता है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। USSP यूनिफाइड श्रम सुविधा पोर्टल, अभी जो भी हम रिटर्न सबमिट कर रहे हैं वो सारे श्रम सुविधा पोर्टल पर कर रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा यह USSP अभी एक योजना बना करके इसे अपलोड कर दिया गया है। फिर एम्प्लॉयर इस्टेब्लिशमेंट, तो इस प्रकार का कुछ आपने तैयार रहना चाहिए। आपको मतलब एक फोरमन की हैसियत से, फोरमन परीक्षा की हैसियत से हो सकता है इस प्रकार के कुछ पूछे जाए प्रश्न। बहुत कठिन प्रश्न तो नहीं पूछे जाएंगे। और जो एनुअल रिटर्न आप जो देंगे उसमें आपको जनरल इन्फॉर्मेशन ऑफ द माइन देनी पड़ती है, और फिर एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स देने पड़ते हैं। डिटेल्स अंडर अभी हमारे लिए तो MMR लागू हो जाएगा, तो ये सारे देने पड़ते हैं। पावर डिटेल्स देने पड़ते हैं, कौन सी मशीन आप यूज़ कर रहे हैं, उसका कितना HP है। फिर एक्सीडेंट स्टैटिस्टिक्स देना पड़ता है, पिछले 3 वर्षों का आपको लेखा जोखा बनाकर रखना पड़ता है। मेडिकल एग्जामिनेशन है, बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है आजकल। आपके जितने भी वर्कर्स कार्य कर रहे हैं, पर्सन्स एम्प्लॉयड इन माइंस, कितने लोगों का मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया, कितने लोगों का वोकेशनल ट्रेनिंग हो गया, ये सारी चीज़ें इस एनुअल रिटर्न में होती हैं। तो इतना तो गहराई में नहीं पूछेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आपको पूछ सकते हैं। फिर एक रेगुलेशन नंबर 6 है जो नोटिस ऑफ अबैंडोनमेंट और डिसकंटिन्यूएंस है। ये मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूँ रेगुलेशन नंबर 6 की जानकारी, क्योंकि हो सकता है बहुत सारी हमारी स्टोन क्वेरीज ऐसी होती हैं जो कि साल के कुछ पीरियड में चलती हैं, बाद में वो बंद हो जाती हैं। तो अगर कोई भी माइंस आप अगर डिसकंटिन्यू करने वाले हैं तो रेगुलेशन 6 के अंतर्गत आपको उसकी नोटिस देनी पड़ती है। अब पहले तो हम ये थोड़ा सा जान लेते कि इसमें 3 भाषाएं आती है, 3 शब्द आते हैं, अबैंडोन्ड वर्किंग, डिसकंटिन्यूड वर्किंग, डिसयूज्ड वर्किंग। इन तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, बहुत अंतर नहीं है। अबैंडोन्ड वर्किंग का अर्थ होता है ऐसी वर्किंग्स जिसे हम दोबारा शुरू करने वाले नहीं हैं भविष्य में, यानी वो माइंस को या उस पार्ट को आप हमेशा के लिए बंद करने वाले। फिर डिसकंटिन्यूड वर्किंग वो हो सकती है कि जो नॉट एक्सेसिबल है आज बट लाइकली टू बी वर्कड अगेन। मतलब हमने इस साल अगर वो स्टोन क्वेरी आज बंद कर दी इस वर्ष के लिए, तो हो सकता है हम 4-6 महीने के बाद में उसको दोबारा शुरू करने वाले हैं, तो डिसकंटिन्यूड वर्किंग हो गई। और डिसयूज्ड वर्किंग वो होती है जो आज की तारीख में हमने वहाँ का ब्लास्टिंग और वहाँ का फेस अभी रोक कर रखा है। माइंस में तो कार्य चल रहा है, माइंस बंद नहीं हुई है, लेकिन उस पोर्शन को हमने रोक कर रखा है, उसे डिसयूज्ड कहते हैं। तो इतना थोड़ा फ़र्क हमारे समझ में आ जाना चाहिए। तो जब भी आप डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं, कोई वर्किंग अबैंडन करना चाहते हैं 4 महीनों से अधिक के लिए, अगर आपकी जो माइंस 4 महीनों से अधिक के लिए बंद रहने वाली हो, तो आपको 30 दिन पहले
चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को नोटिस देनी पड़ेगी। और फिर अगर कभी ऐसा हो सकता है कि कोई आपके कल्पना के बाहर ऐसे कोई सर्कमस्टांसेस आ गए और आने के वजह से आपको अगर माइंस बंद करनी पड़ी, तो उस समय में आपको तुरंत फोर्थविथ आपको नोटिस भेजनी पड़ेगी कि ऐसे ऐसे कारण आ गया था, उस वजह से मुझे वो बंद करना पड़ा। फिर इसमें और एक बात ये है कि दोबारा आप जब शुरू करेंगे, क्योंकि जब आप एक बार डिसकंटिन्यू करेंगे तो अगले साल दोबारा भी शुरू कर सकते हैं, तो रेगुलेशन नंबर 7 नोटिस ऑफ रीओपनिंग ये भी आपको लागू होती है। तो 30 डेज़ बिफोर, जब भी आप रीओपन करने वाले हैं उसके 30 डेज़ बिफोर आपको नोटिस देनी है, और जैसे ही आपकी ओपन हो जाती है तो एक्चुअल डेट ऑफ रीओपनिंग आपको फोर्थविथ बतानी है। चेंज ऑफ ओनरशिप या चेंज ऑफ एड्रेस, अगर ओनरशिप बदलती है या ओनर का एड्रेस बदलता है, उस केस में भी 7 दिन के भीतर हमें नोटिस देना बहुत ज़रूरी है। और जब भी कोई नया ओनर आता है तो उस न्यू ओनर को प्लान, सेक्शन, रिकॉर्ड्स 7 दिन के अंदर पुराने ओनर द्वारा सौंप दिए जाएंगे। अब इसमें एक महत्वपूर्ण है, जैसे आप अगर परमिट मैनेजर बन गए, ऐसा सोच लीजिए, तो रेगुलेशन 9 के प्रावधान आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ नोटिस ऑफ एक्सीडेंट। जब भी माइंस, किसी भी माइंस में एनी इंजुरी रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ लाइफ और सीरियस बॉडीली इंजुरी इन कनेक्शन विथ माइनिंग ऑपरेशंस होती है, या एक्सप्लोजन और इग्निशन होता है, या स्पॉन्टेनियस हीटिंग और आउटब्रेक ऑफ फायर और अपीयरेंस ऑफ स्मोक और अदर इंडिकेशन ऑफ हीटिंग और आउटब्रेक ऑफ फायर होता है, इन्फ्लक्स ऑफ नॉशियस गैस, अगर होती है, जहरीली गैस अगर निकलती है कहीं, तो उस केस में आपको, या कोई इरप्शन ऑफ वाटर होता है, बहुत ज़्यादा तादाद में अचानक पानी का अगर रिसाव हो जाए, या रॉक बर्स्ट, अंडरग्राउंड के लिए लागू है रॉक बर्स्ट, या प्रीमेच्योर कोलैप्स अगर हो जाए किसी भी जगह का, मतलब अगर कोई भी वर्किंग्स जो है वो उसकी बगली झड़ जाती है अगर, तो उस केस में आपको नोटिस ऑफ एक्सीडेंट देना बहुत ही ज़रूरी है। अगर बारूद के इस्तेमाल से भी कोई दुर्घटना होती है आपकी माइंस में, तो भी आपको नोटिस ऑफ एक्सीडेंट रेगुलेशन 9 के अंदर देना है। फिर अगर जो भी आप रोप, स्टील वायर रोप अगर यूज़ कर रहे हैं आपके माइंस में, या चेन यूज़ कर रहे हैं, या अंडरग्राउंड के लिए होता है वो हेडगियर, पुली एंड एक्सल वगैरह, तो उसमें अगर कोई टूट आती है तो भी आपको नोटिस ऑफ एक्सीडेंट देना ज़रूरी है। और अगर समझ लीजिए किसी भी ऐसी उपकरण का जिसमें जैसे कॉम्प्रेस्ड एयर की जो टंकी होती है ना, या कुछ डंपर्स जो है उसमें भी एक कंप्रेसर टैंक होता है, तो वो टैंक अगर बर्स्ट हो जाता है तो भले ही किसी को चोट लगे अथवा न लगे, तो भी आपको नोटिस ऑफ एक्सीडेंट देना जरूरी होता है। और ऐसे कोई भी पार्ट, मशीनरी का कोई भी पार्ट, ज़रूरी पार्ट, अगर उसमें कोई टूट फूट होती है जिससे कि हमारे कामगारों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती हैं, तो भी आपको सूचना देना ज़रूरी होता है। और अगर कोई विद्युत, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से संबंधित दुर्घटना हुई है, तो उसकी जानकारी हमें इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को भी देनी होती है। अब कई बार ऐसा होता है कि अगर सीरियस बॉडीली इंजरी करके हमने रिपोर्ट किया, और अगर वो सीरियस बॉडीली इंजर्ड जो व्यक्ति था, वो व्यक्ति अगर समझ लीजिए उसकी डेथ हो जाती है, तो हमें 24 घंटे के अंदर उसकी भी नोटिस हमको देना बहुत ही ज़रूरी है। अब आप तो समझती हैं कि सीरियस बॉडीली इंजरी क्या होती है। सीरियस बॉडीली इंजरी की भी परिभाषा दी हुई है। हमें रिपोर्टेबल इंजरी, सीरियस बॉडीली इंजरी, फैटल इंजरी, मेजर एक्सीडेंट, डिज़ास्टर, ये हमें ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है इससे कोई सवाल पूछ ही ले। रिपोर्टेबल इंजरी वो होती है जब भी किसी कामगार को कार्य के दौरान कोई ऐसी चोट लग जाए जिसके वजह से वो 72 आवर्स तक कार्य पर नहीं जा सकता है, तो वो रिपोर्टेबल इंजरी कहलाती है। सीरियस बॉडीली इंजरी वो इंजरी होती है कि जिस इंजरी के वजह से उसके अगर किसी भी अंग भंग हो जाए, उसका हाथ कट जाए, या उसका जो देखने की क्षमता है, दृष्टि है, वो दृष्टि में उसकी या तो पूरी तरह दृष्टि चली जाए, या एक आंख की दृष्टि चली जाए, एक कान से सुनने का उसका जो है क्षमता अगर नष्ट हो जाए, या दोनों कानों से बहरा हो जाए, या कोई भी फ्रैक्चर हो जाए, या किसी भी अंग का, उसके शरीर के किसी भी अंग का परमानेंट उपयोग अगर वो नहीं कर पाएगा, ऐसी अगर परिस्थिति निर्माण होती है, तो वो सीरियस बॉडीली इंजरी में आता है। और उंगली का भी अगर फ्रैक्चर हो जाता है, कोई भी फ्रैक्चर हो, हर फ्रैक्चर सीरियस बॉडीली इंजरी कहलाता है। तो ऐसी अवस्था में, और फैटल इंजरी तो आप जानते ही हैं। फिर फैटल और मेजर और डिज़ास्टर, ऐसी भी 3 परिभाषाएं। फैटल उसे कहते हैं जब किसी भी ऐसी दुर्घटना में
3 व्यक्तियों तक अगर लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं तो उसे फैटल एक्सीडेंट कहते हैं, अप टू 3। लेकिन अगर 3 से अधिक हो जाए और 10 से कम हो जाए, ऐसी कोई दुर्घटना हो जाए जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई, 4 से लेकर 9 के बीच, तो वो मेजर एक्सीडेंट कहलाता है। और 10 एंड अबव ऐसी कोई दुर्घटना हो जिसमें 10 लोगों की जान गई हो या 10 से अधिक लोगों की गई हो, तो वो डिज़ास्टर कहलाता है। इस प्रकार की थोड़ी थोड़ी परिभाषाएं हैं। अब ये इस प्रकार की जब भी कोई इंजरी होती है जो हमने नोटिस ऑफ एक्सीडेंट देखे, सो विद इन 24 आवर्स 24 घंटे के अंदर उसकी नोटिस देना जरूरी है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, चीफ इंस्पेक्टर को और रीजनल इंस्पेक्टर को। और जैसा कि आप अभी जानते हैं कि ये जो नोटिस जो दी जाती है आजकल, इसे फॉर्म 4A कहते हैं, फॉर्म 4B कहते हैं, फॉर्म 4C कहते हैं। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि अगर परमिट मैनेजर की हैसियत से कोई भी स्टोन क्वेरी में अगर आप मैनेजर हैं, after getting this foreman certificate, so you will be required to submit a notice of accident in these. Now this information is required to be submitted online. Just हम लोग एक देख लेते हैं कि ऑनलाइन नोटिस ऑफ एक्सीडेंट में किस प्रकार का इसमें माइन यूजर मैनुअल फॉर एक्सीडेंट सॉफ्टवेयर मॉड्यूल है। इसमें ओनर, एजेंट और मैनेजर आर रिस्पॉन्सिबल टू इन्फॉर्म DGMS अबाउट अकरेंस ऑफ एक्सीडेंट और डेंजरस अकरेंस इन देयर माइंस इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू दी अबव मॉड्यूल। अब इसमें थोड़ा सा ऐसा बदलाव कर दिया गया है। आप तो जानते हैं कि मेटल फेरस माइंस रेगुलेशन 1961 की है। अब ये जो नया प्रावधान जो निकला है, इस प्रावधान के अंतर्गत आपको इलेक्ट्रॉनिकली इन्फॉर्म करना है। इसमें जो है उसको फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट बोली गई है और फिर उसे फॉर्म 4A कहा गया है। और फॉर्म 4A आपको तुरंत भर करके देना है, विद इन 24 आवर्स आपको फॉर्म 4A भर करके देना है। और फॉर्म 4B जो होता है जिसमें थोड़ा कौन व्यक्ति को चोट लगी है, उसका ट्रेनिंग हुआ था नहीं हुआ था, उसकी IME PME हुई थी या नहीं हुई थी, ऐसी थोड़ी और अधिक विस्तृत जानकारी की ज़रूरत होती है। तो उस केस में आपको 7 दिन के भीतर, दुर्घटना होने के विद इन 7 days यू हैव टू सबमिट फॉर्म 4B एंड फॉर्म 4C इज देयर। दिस फॉर्म 4C इज टू बी सबमिटेड टू द रीजनल इंस्पेक्टर एंड चीफ इंस्पेक्टर एंड DM विद इन 15 days ऑफ द इंज्योर्ड पर्सन रिटर्निंग टू ड्यूटी। अब और एक रिटर्न जो एज ए माइन मैनेजर की हैसियत से, अगर आप परमिट मैनेजर भी हैं तो आपको ये सारे प्रावधान लागू होते हैं। क्वार्टरली एक्सीडेंट रिपोर्ट इन फॉर्म J एंड फॉर्म K वो आपको देना पड़ता है। फॉर्म J में आता है रिपोर्टेबल इंजरी और फॉर्म K में आती है माइनर इंजरी। ये भी क्वार्टरली रिटर्न आपको ऑनलाइन देना है। माइनर इंजरी क्या होती है? हमने रिपोर्टेबल इंजरी तो देख ली कि ऐसी इंजरी जिसमें किसी भी वर्कर को व्हाइल ऑन ड्यूटी ऐसी इंजरी हो जाए जो 72 आवर्स तक कार्य पर न जा सके। अगर कोई ऐसी दुर्घटना हुई जिससे वो 24 आवर्स तक नहीं जा सका, 72 तो नहीं लेकिन 48 घंटे बाद गया, तो वो फॉर्म K में माइनर इंजरी कहलाती है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए हमें। अगर हो सकता है किसी प्रकार का कभी कोई प्रश्न आ ही जाए तो हम तैयार रहना चाहिए। रेगुलेशन 10 एक है नोटिस ऑफ डिसीज़। इसके लिए भी ओनर, एजेंट, मैनेजर की हैसियत से, परमिट मैनेजर की वजह से मैंने इसको इंक्लूड किया है। पर्सन एम्प्लॉयड इन ए माइन कॉन्ट्रैक्ट्स एनी डिसीज़ नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। आप जानते ही हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 8 ऐसी बीमारियों को नोटिफाई किया गया है। इन 8 बीमारियों में से कोई भी बीमारी अगर किसी हमारे पर्सन एम्प्लॉयड इन माइंस को होती है तो उसकी हमको 3 दिन के भीतर उसकी हमें सूचना वो भी हमको ऑनलाइन ही देनी है। एंड तो ये आता है रेगुलेशन 10 के अंतर्गत। फर्स्ट शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, चीफ इंस्पेक्टर को, रीजनल इंस्पेक्टर को एंड इंस्पेक्टर ऑफ माइंस मेडिकल को। तो ये भी हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। फॉर्म 5 उसे कहते हैं। फिर एक होता है जो क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर्स। ये मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि चूँकि हो सकता है कि आप जब परमिट मैनेजर बने तो आपको भी ये जानकारी होनी चाहिए कि आप कौन सा कार्य देख सकते हैं, कितने लोगों तक आपके अंडर में आदमी कार्य कर सकते हैं एक बार परमिट मैनेजर बनने के बाद। अब ये फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास की बात करें तो फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट तो वो है कि जब 400 जब भी किसी माइंस में 400 से अधिक अगर लोग कार्य कर रहे हैं तो वहाँ फर्स्ट क्लास मैनेजर देना पड़ता है। जब भी किसी माइंस में 150 मोर देन 150 है लेकिन 400 से कम है तो वहाँ फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास मैनेजर चलता है। जिस माइंस में 150 से कम है वहाँ फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास मैनेजर और मैनेजर्स परमिट वाला भी व्यक्ति चलता है। लेकिन ए सिस्टम ऑफ डिफॉल्ट ब्लास्टिंग एंड और विद द हेल्प ऑफ HEMM अगर है तो फर्स्ट क्लास मैनेजर रहना वहाँ ज़रूरी है। अब ये जो है ये मैं आपको 1961 MMR 1961 के प्रावधान बताए। इसमें इन्होंने लिखा था कि इन एनी अदर केस ए फर्स्ट और सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट और मैनेजर्स परमिट। बट इसमें एक 2011 में वन टेक्निकल इंस्ट्रक्शन वाज इशूड बाय DGMS
जिसमें कि रिलैक्सेशन अंडर रेगुलेशन 34(6) दिया हुआ है। ये हमने जानना जरूरी है। हम जो फोरमन सर्टिफिकेट वाला ही पार्ट देखते हैं, बाकी सेकंड क्लास डिग्री डिप्लोमा को हम छोड़ देते हैं। फोरमन सर्टिफिकेट जिसके पास में है वह व्यक्ति भी माइन मैनेजर का कार्य कर सकता है। उसकी कंडीशंस है, उसकी कंडीशन ये है कि उसकी माइंस में डीप होल्स नहीं होने चाहिए। मतलब आप फोरमन सर्टिफिकेट पाने के बाद अगर परमिट मैनेजर बनते हैं तो आपके माइंस में डीप होल नहीं होना। डीप होल किसे कहते हैं? 3 मीटर से अधिक गहरे होल को डीप होल कहते हैं। ये एक प्रावधान है। दूसरा प्रावधान उसमें यह है कि आपके यहाँ जो भी मशीनरी यूज़ हो रही है उन मशीनरी का कुल जो पावर है, हॉर्स पावर जो है, वो 500 से अधिक नहीं होना चाहिए। और जो आप एक्सकेवेटर आपके यहाँ जो यूज़ हो रहे हैं वो एक्सकेवेटर की संख्या नॉट मोर देन 2 होना, और उनका जो HP है वो 200 से अधिक नहीं होना। मतलब बहुत बड़े बड़े एक्सकेवेटर आपके या माइंस में नहीं यूज़ हो सकते हैं अगर मैनेजर फोरमन सर्टिफिकेट होल्डर है तो। नंबर ऑफ माइंस एक ही रहेगी, वो तो बात सही है। और एवरेज एम्प्लॉयमेंट इन ऑल इन द माइन। एवरेज एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? एक होती है एवरेज एम्प्लॉयमेंट, एक होता है ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयड इन ए माइन। एवरेज एम्प्लॉयमेंट वो होती है जो पिछले 3 माह में जो एवरेज एम्प्लॉयमेंट आपके यहाँ हुई थी, टोटल मैन डेज वर्क डिवाइडेड बाय वर्किंग डेज एक्सक्लूडिंग रेस्ट डेज एंड हॉलीडेज, तो जो आएगा उसे कहते हैं एवरेज एम्प्लॉयमेंट। तो पिछले 3 माह के एवरेज का जो एम्प्लॉयमेंट है वो अगर 75 से अधिक नहीं होना ज़रूरी है अगर फोरमन की हैसियत से वहाँ मैनेजर को रखा गया तो। और अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव जो यूज़ करेंगे किसी भी एक दिन वो 100 kg से अधिक यूज़ नहीं होगा। और ये जो ऑथराइजेशन रहेगा ये ऑथराइजेशन 12 माह से अधिक तक नहीं होगा। इस प्रकार का एक प्रावधान इसमें दिया हुआ है। और दूसरा और एक जो प्रावधान इसमें ये है कि आप जो फोरमन की हैसियत से जिसको आपने फोरमन सर्टिफिकेट वाले को परमिट मैनेजर बनाया हुआ है तो उनके अंडर में एडिक्वेट नंबर ऑफ सुपरवाइजर्स रहेंगे ईच वर्किंग शिफ्ट में। एंड कोई भी किसी भी प्रकार का प्लांट जो है वो माइन से अटैच्ड नहीं रहेगा। एंड बाकी चीज़ें तो आपने देख ही ली है। अब इसमें असिस्टेंट मैनेजर के लिए भी एक प्रावधान है। तो ये असिस्टेंट मैनेजर का प्रावधान जस्ट जानकारी के लिए आपको बताता हूँ कि अगर 400 से 1200 तक एक फर्स्ट क्लास मैनेजर ही हैंडल कर सकता है, लेकिन अगर 1200 से अधिक वहाँ पर लोगों की संख्या है, पर्सन्स एम्प्लॉयड इन माइन, तो कम से कम एक असिस्टेंट मैनेजर होना जरूरी है। तो ठीक है, इससे कोई ये नहीं है हमें। अब हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ सीनियर ऑफिशियल्स। अब जो सीनियर ऑफिशियल्स होते हैं उसमें माइन फोरमन की हैसियत से आता है। तो हर माइंस में एक या एक से अधिक फोरमन हर डिस्ट्रिक्ट के लिए नियुक्त किए जाएंगे और हर शिफ्ट में नियुक्त किए जाएंगे, ऐसा ये प्रावधान दिया हुआ है। और इनके पास में कम से कम एक फोरमन सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अब हम देखते हैं कि ये जो फोरमन सर्टिफिकेट होल्डर रहेगा इसके पास में इसका जो साइज़ रहेगा इसके डिस्ट्रिक्ट का वो कितना रहना चाहिए। तो इसमें स्पष्ट रूप से जो एक सर्कुलर निकला था उस सर्कुलर में स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। 2 कैटेगरी उन्होंने किए हैं। एक है मैन्युअली वर्कड और सेमी मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइन, ऐसा उसको बोला है, और दूसरी बोला है मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइन। तो जो मैन्युअली वर्कड और सेमी मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइंस होती हैं वहाँ पर वो कहते हैं कि ए फोरमन डिस्ट्रिक्ट शैल कॉम्प्राइज ऑफ 2 और मोर मेट डिस्ट्रिक्ट्स। मतलब उसके अंदर में 2 मेट रहेंगे या 2 से अधिक भी मेट रह सकते हैं, लेकिन 4 से अधिक नहीं रहेंगे। एंड मैक्सिमम ऑफ 4 सच डिस्ट्रिक्ट्स विद इन ए रेडियस ऑफ 1 किलोमीटर इन हिली टेरेन और 2 किलोमीटर्स इन फ्लैट कंट्री। अब ये प्रावधान इसलिए दिया हुआ है कि जो फोरमन का जो डिस्ट्रिक्ट होता है वो फोरमन का डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो ज़रूरत पड़ने से अपनी स्पॉट पर, वर्किंग स्पॉट पर पहुंच ना सके या उसे पहुंचने में देरी हो जाए। उस वजह से ये बोला गया कि अगर पहाड़ी एरिया होगा तो पहाड़ी एरिया में उस फोरमन को तुरंत अपने क्षेत्र में पहुंचने के लिए कभी भी इमरजेंसी है, किसी को मार चोट लग जाए या कुछ भी हो जाए तो उसे वक्त लग सकता है। उस वजह से बोला गया है कि जो फोरमन का जो डिस्ट्रिक्ट होगा वो हिली टेरेन में उसका जो रेडियस होगा वो रेडियस 1 किलोमीटर से अधिक नहीं होगा, और फ्लैट अगर कंट्री है तो 2 किलोमीटर तक चल सकता है। लेकिन उसमें भी एक प्रावधान दिया गया है कि जो मेट उसके अंडर में रहेंगे उस मेट के अंडर में 75 से अधिक
लोग नहीं रहेंगे। नॉट मोर देन 75 पर्सन्स अंडर द चार्ज ऑफ वन मेट एंड टोटल लेंथ ऑफ वर्किंग फेस इन वन और डिफरेंट बेंचेस इन वर्टिकल प्लेन शैल नॉट एक्सीड 300 मीटर इन ए मेट्स डिस्ट्रिक्ट एंड व्हेन इन ए हिली टेरेन 500 मीटर्स इन फ्लैट कंट्री एज द केस में बी। आपके स्क्रीन के ऊपर जो चित्र है इसमें आप देख रहे होंगे कि एक फोरमन के अंडर में अधिक से अधिक 4 मेट रहेंगे, एक मेट के अंदर में 75 से अधिक वर्कर्स नहीं रहेंगे। और हिली टेरेन अगर पहाड़ी इलाका है तो फोरमन का जो डिस्ट्रिक्ट रहेगा उसका रेडियस 1 किलोमीटर से अधिक नहीं होगा, और अगर फ्लैट कंट्री है, सपाट ज़मीन है, समतल ज़मीन है तो 2 किलोमीटर से अधिक नहीं रहेगा। रहा सवाल मेट डिस्ट्रिक्ट का, तो अगर पहाड़ी एरिया है तो उस पहाड़ी एरिया में अगर समझ लीजिए उसका जो टोटल बेंचिंग है वो 300 मीटर से अधिक नहीं रहेगी। तो अगर एक उदाहरण के लिए 1 नंबर का बेंच 70 मीटर अगर लंबा है, 2 नंबर का बेंच अगर 80 मीटर लंबा है, 3 मीटर का बेंच अगर 150 मीटर्स का लंबा है, तो इस प्रकार 300 मीटर से अधिक वो नहीं रहेगा। और अगर फ्लैट कंट्री की बात करें तो वो इसमें दिया हुआ है कि वो 500 मीटर तक रह सकती है उसकी लंबाई, और 75 से ज़्यादा लोग तो नहीं रहने चाहिए, वो तो दिया ही हुआ है। तो इस प्रकार हम लोगों ने ध्यान रखना चाहिए। और जो फुल्ली मैकेनाइज्ड माइन की जहाँ तक बात है, तो फुल्ली मैकेनाइज्ड माइन में जो फोरमन डिस्ट्रिक्ट है वो ये फोरमन डिस्ट्रिक्ट शैल कॉम्प्राइज ऑफ मैकेनाइज्ड वर्किंग इन विच नॉट मोर देन 2 पावर शॉवेल्स आर ऑपरेटिंग विद एंसिलरी इक्विपमेंट। मतलब 2 पावर शॉवेल से अधिक का कार्य या सुपरविजन एक फोरमन नहीं करेगा, और 2 पावर शॉवेल प्लस जो भी उसके साथ डंपर, लोडर, ड्रिल, ग्रेडर जो भी सब आते हैं वो उसके बारे में। रेगुलेशन 39 इज रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट एंड ऑफ ऑफिशियल्स एंड कॉम्पिटेंट पर्सन्स। सो ओनर, एजेंट, मैनेजर, जितने भी आपको आवश्यकता है उतने सारे कॉम्पिटेंट पर्सन्स और वो सारे लोगों की नियुक्ति करेंगे। तो इनका कार्य क्या रहेगा? हर वर्किंग शिफ्ट में ये इनका कार्य क्या होता है? ऑफिशियल्स और कॉम्पिटेंट पर्सन्स का एडिक्वेट इंस्पेक्शन ऑफ द माइन and thorough supervision of all operations, installation, running and maintenance in safe working order of all machinery, the enforcement of the requirement of act, regulation and orders made thereunder। मतलब अगर आप परमिट मैनेजर हैं तो आपको ये लागू होता है कि एज ए परमिट मैनेजर आपको ये ध्यान रखना होगा कि मेरी माइंस में जहाँ भी कार्य चल रहा है वो कार्य किसी न किसी ऑफिशियल के देखरेख के अंडर में, सुपरविजन के अंडर में, और कोई भी कार्य जो कर रहा है, मशीन का ऑपरेशन हो या कुछ भी हो, तो उसको चलाने के लिए मैंने जो भी व्यक्ति रखे हैं उनको मुझे कॉम्पिटेंट पर्सन की हैसियत से अपॉइंट करना होगा। उसे आपको उसकी ऑथराइजेशन देनी पड़ेगी। और अगर समझ लीजिए एक शिफ्ट से ज़्यादा कार्य चल रहा है तो दूसरी शिफ्ट में भी कोई ना कोई सीनियर फोरमन रहना चाहिए, ऐसा उसमें प्रावधान दिया हुआ है। और इसमें ये भी कहा गया है कि जो भी आपके ऑफिशियल्स और कॉम्पिटेंट पर्सन सारे रहेंगे तो उनको ओनर, एजेंट एंड मैनेजर को वो जवाबदेही रहेंगे, और उनकी सैलरी जो है वो भी ओनर, एजेंट, मैनेजर द्वारा ही दी जाएगी। और ये सारे जितने भी कॉम्पिटेंट पर्सन्स और ऑफिशियल्स होते हैं या खासकर कॉम्पिटेंट पर्सन्स होते हैं, तो इन सारों की कॉपी एक पूरी लिस्ट बना करके हमें माइंस में रखनी चाहिए। और जब भी कोई माइन मैनेजर उसका चार्ज लेता है किसी माइंस का, तो या तो वो फिर से उन सभी लोगों को ऑथराइजेशन दे, या सभी लोगों को फिर से ऑथराइजेशन नहीं देता है तो जो ऑथराइजेशन दिया गया है उसी में एंडोर्समेंट करके उसी को ये कह सकता है कि ठीक है, ये लोग फिर से मेरे तरफ से इन्हीं का ये कार्य फिर से जारी रहेगा। ओनर, एजेंट, मैनेजर शैल प्रोवाइड फॉर द सेफ्टी एंड प्रॉपर डिसिप्लिन ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड इन द माइन। तो एज ए परमिट मैनेजर आपको ध्यान रखना होगा, आपकी जिम्मेदारी है जनरल मैनेजमेंट के अंतर्गत कि आपको आपके माइंस में कार्य करने वाले सभी लोगों की सुरक्षा तथा अनुशासन की देखभाल करनी होगी। और इमरजेंसी के अलावा, अगर इमरजेंसी है तो बात निराली है, लेकिन इमरजेंसी के अलावा कोई भी व्यक्ति जो ऑफिशियल या कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं है वो किसी भी अन्य व्यक्ति को कोई निर्देश नहीं देगा। केवल माइन मैनेजर, ऑफिशियल या कॉम्पिटेंट पर्सन ही वो निर्देश कोई दे सकते हैं। इसका हमें ध्यान रखना होगा।